तो चलते हैं पहली कृति की तरफ। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। यह मुख्य कृति पूछी है और उसके अंतर्गत उपकृति पूछी है, संजार पूर्ण कीजिए। और एक आकृति ऐसी रेखांकित की गई है, अनेक चौखट इस आकृति में दिखाई देती है। यह प्रश्न भी पूछे हैं, कुछ उत्तर भी लिखे हैं, हमें उसका मेल लगाना है। तो यह जो पहली कृति है वह पात्र परिचय से संबंधित कृति है। वे पात्र कौन कौन से हैं, यह इस पाठ के प्रारंभ में, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पति पत्नी कौन है, बेटा और पिता कौन है, नौकर और मालिक कौन है। ये जो सारे रिश्ते थे, इसकी सारी जानकारी इस एकांकी के प्रारंभ में मैंने दी थी। और उसी से संबंधित, पात्र परिचय से संबंधित उनके जो रिश्ते हैं, उनमें से आपसी संबंध कौन सा है, यह लिखना है आपको। और यह कृति बोर्ड परीक्षा की कृति पत्रिका में 2 अंक के लिए पूछी जा सकती है। और बहुत ही सीधे साधे उत्तर आपको लिखने हैं। कुल मिलाकर 4 उत्तर लिखने हैं। 1 उत्तर आधे अंक के लिए यह होता है। इसमें कोई प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं, बहुत ही सीधा साधा और आसान प्रश्न है यह। तो देखते हैं पहले बीच में जो छोटा सा चौकोन यहां रेखांकित किया है, निकाला है, उसके अंदर है रिश्ते। देखिए यहां है, तो आपस में रिश्ते कौन से हैं यह आपको बताना है। 4 उत्तर आपको लिखने हैं। पहले शुरुआत करते हैं, इसका उत्तर पहले देंगे। राम स्वरूप और उमा। हमें मालूम है उमा राम स्वरूप की बेटी है या पुत्री है, कौन सा भी आप लिख सकते हैं। तो आपको इसका उत्तर कहां लिखना है, इस चौखट में लिखना है। तो यहां आप उत्तर लिख सकते हैं, पिता डैश पुत्री या पिता डैश लड़की। यह लिखा तो आधा अंक आपको मिल जाएगा। आया समझ में? बहुत ही सीधा साधा उत्तर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कठिनाई नहीं। राम स्वरूप और उमा, इन दोनों में कौन सा रिश्ता है? राम स्वरूप की उमा बेटी है। तो उत्तर क्या लिख सकते हैं वहां हम, पिता डैश पुत्री हो गया। आगे यहां पति और पत्नी पहले ही उत्तर दिया है। आपको इस चौखट में उनका संबंध लिखना है। पति और पत्नी कौन है? तो हमें मालूम है पति पत्नी का रिश्ते से संबंधित यहां एक ही दंपति आई है और वह है राम स्वरूप और प्रेम। तो यहां इस चौकटी में आप उत्तर लिख सकते हैं, राम स्वरूप डैश प्रेमा। ये पति पत्नी है। इतना लिख गया और आधा अंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं। आगे का उत्तर नौकर और मालिक। यहां है नौकर और मालिक। तो ये रिश्ता किन दोनों में है? हमें मालूम है नौकर किसके घर था? राम स्वरूप के घर था। और नौकर का नाम क्या था? तो रतन। आया है इस एकांकी में, नाटक में, पाठ में।
तो आपको यहां उत्तर लिखना है। कौन सा उत्तर लिखेंगे यहां? राम स्वरूप डैश रतन, किंवा पहले नौकर पूछा है डैश मालिक पूछा है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं रतन डैश रामस्वरूप। हो गया उत्तर। नौकर और मालिक कौन है? नौकर रतन डैश मालिक कौन है? रामस्वरूप। आगे, शंकर गोपाल प्रसाद, इनमें कौन सा रिश्ता है? ये चौकट में आपको लिखना है। हमें वो भी मालूम है, एकांकी पढ़ते समय हमने सब कुछ देखा है। शंकर और गोपाल प्रसाद के बीच पिता और पुत्र इस प्रकार का रिश्ता है। शंकर बेटा है और गोपाल प्रसाद उनके पिताजी हैं। पुत्र और पिता, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, या पिता डैश पुत्र, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह 4 उत्तर देने पर आपको 2 अंक जरूर मिलेंगे। फिर से एक बार मैं इन उत्तरों को दोहराता हूं। रामस्वरूप और उमा, यह इस चौकट में आपको उत्तर लिखना है। रामस्वरूप और उमा, इसमें कौन सा रिश्ता है? तो पिता और पुत्री, या पिता और लड़की, पति पत्नी लिखनी है। यहां किन दोनों में पति पत्नी का रिश्ता था? रामस्वरूप और प्रेमा। नौकर और मालिक, इसमें लिखना है आपको रतन डैश रामस्वरूप। शंकर और गोपाल प्रसाद का रिश्ता इस चौकट में लिखना है पुत्र पिता, या पिता डैश पुत्र, को किसी प्रकार आप लिख सकते हो। तो इतना लिखने पर आपको 2 अंक जरूर मिल जाएंगे। यह पात्र परिचय आपको परीक्षा तक ध्यान में रखना होगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत ही आसान सवाल पूछा था। चलते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। यह है आगे का प्रश्न। 2 कृति पूर्ण कीजिए। उसमें से एक व्यावसायिक शिक्षा के नाम। यह पहले मुद्दे के अंतर्गत जो हमारा पहला मुद्दा था, अतिथियों की तैयारी, वह पढ़ाते समय आपको इस कृति के उत्तर उसी वक्त भी मैंने बताए थे, शायद किसी के ध्यान में हो। तो व्यावसायिक शिक्षा के नाम इस एकांकी में 2 आए हैं। 2 चौकट में आपको 2 उत्तर लिखने हैं। तो यहां एक उत्तर लिखना है और यहां उत्तर एक लिखना है। तो पहली चौकट में आप लिख सकते हैं वकील, दूसरी चौकट में आप लिख सकते हैं मेडिकल। वकील और मेडिकल, यह व्यावसायिक शिक्षा के 2 नाम हैं। दोनों की शिक्षा होने के बाद लोग व्यवसाय करते हैं, इसलिए व्यावसायिक शिक्षा उसे कहा गया है। तो पहली चौकट में क्या उत्तर है? वकील। दूसरी चौकट में क्या उत्तर है? मेडिकल। वकील कौन है? गोपाल प्रसाद जी है, शंकर के पिताजी। और मेडिकल कौन पढ़ता है? शंकर पढ़ता है, उनका पिता, उनका बेटा। तो यहां उत्तर लिखना है पहले चौकट में वकील और दूसरे चौकट में मेडिकल। हो गए। 1 अंक के लिए यह कृति परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हो गया इसका भी उत्तर। चलते हैं कृति पूर्ण कीजिए के अंतर्गत दूसरा प्रश्न कौन सा पूछा है? यह है शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम। प्रयुक्त मतलब होने वाले, अस्तित्व जिसका होता है वे रखे जाते हैं। संगीत बजाते समय उनका होना जरूरी है, उन्हें प्रयुक्त कहा है। तो शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम
इसका भी उत्तर मैंने पहला मुद्दा पढ़ाते समय आपको बताया था। पहली चौकट में आपको एक उत्तर लिखना है। तो पहली चौकट में उत्तर शायद आपके याद में होगा हारमोनियम, और दूसरी चौकट में उत्तर आप लिख सकते हैं सितार। आया समझ में? पहली चौकट में आप लिख सकते हैं हारमोनियम यहां, और यहां आप लिख सकते हैं सितार। यह भी एक अंक की दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति है। दो वाद्यों के नाम आए हैं, एक हारमोनियम और दूसरी कृति सितार। हो गया उत्तर इसका भी। चलते हैं आगे की कृति की तरफ। देखिए आगे की कृति यह है, कारण लिखिए। 4 वाक्य पूछे यहां, हर एक वाक्य का कारण उत्तर के तौर पर हमें यहां लिखना है। ये 2 अंकों के लिए परीक्षा की दृष्टि से यह कृति आ सकती है। एक एक उत्तर आधे अंक के लिए परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कारण लिखिए के अंतर्गत पहला वाक्य कौन सा है। तो पहला वाक्य है मां बेटे चौंक उठे। क्या कारण है, उसका कारण हमें लिखना है। इस कारण से मां बाप बेटे चौंक उठे, तो उसका क्या कारण है, मैं आगे उत्तर आपको बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। कि गोपाल प्रसाद और शंकर ने उमा के चेहरे पर सुनहरी रेम वाला चश्मा देखा था। यही उत्तर है। इसलिए बाप बेटे चौंक उठे। तो कारण लिखिए। यह वाक्य है उसके आगे ही हमें अभी जो मैंने उत्तर बताया वो लिखना है। बाप बेटे चौंक उठे, उसका क्या कारण है, कृति पूछिए, कारण लिखिए। तो कारण हमें बता रहा है कि गोपाल प्रसाद और शंकर ने उमा के चेहरे पर सुनहरी रिम वाला चश्मा पहने हुए देखा था। इतना लिखने पर आपको आधा अंक मिल जाएगा। मतलब इसका उत्तर हो चुका है। अब हम दूसरा वाक्य देखेंगे, उसका कारण क्या है। उमा को चश्मा लगा। क्या उत्तर देखो, उमा को चश्मा लगा, इसका क्या कारण है हमें मालूम है। गोपाल प्रसाद पूछते थे कि उमा को जो चश्मा लगा है यह पढ़ाई की वजह से तो है नहीं ना, इस प्रकार सवाल किया था। तो इसका उत्तर रामप्रसाद स्वरूप जी ने दिया था और उन्होंने कहा था उमा को चश्मा लगा, उसका कारण उन्होंने बताया था कि पिछले महीने उमा की आंख दुखने लगी थी। यह उत्तर है। उमा को चश्मा लगा, इसका कारण क्या है, पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी थी। बस इतना लिखने पर आपको और आधा अंक मिल जाएगा। उसके आगे का वाक्य हम देखेंगे। राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। क्या है उत्तर इसका। तो इसका उत्तर यह है कि राम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की हारमोनियम बजाना जानती है। हो गया उत्तर, एक ही वाक्य का उत्तर है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, आपको बताता हूं। राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। क्यों कहा, कारण है इसका। क्या कारण है कि राम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी लड़की उमा हारमोनियम बजाना जानती है। इतना लिखने पर आपको और आधा अंक मिल जाएगा। अंतिम वाक्य की ओर चलते हैं। यह अब देखेंगे, उमा को गुस्सा आया, इसका कारण हम देखेंगे। उमा को क्यों गुस्सा आया, क्या कारण है। हम वह एकांकी पढ़ते समय हमने देखा था कि गोपाल प्रसाद
प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहे थे और इसी कारण से उमा को गुस्सा आया। तो इसका उत्तर हमें किस प्रकार लिखना है? उमा को गुस्सा आया, क्या कारण है? तो गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उनके गाने बजाने, पेंटिंग वेंटिंग, सिलाई पढ़ाई आदि के बारे में लगातार एक के बाद एक बार बार प्रश्न पूछते जा रहे थे। इसका उमा को गुस्सा आ गया। तो उमा को गुस्सा आ गया, इसका कारण क्या आप लिखेंगे कि गोपाल प्रसाद उमा के चश्मा, पेंटिंग, सिलाई पढ़ाई आदि के बारे में एक के बाद एक ऐसे अनेक प्रश्न पूछते जा रहे थे। इसी कारण उमा को गुस्सा आ गया। हो गए इसके उत्तर। आगे चलते हैं, कौन सी कृति है देखते हैं आगे कौन सी कृति है। तो आगे की कृति है, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। इसके भी 4 उत्तर मैंने यह एकांकी पढ़ाते समय आपको चारों उत्तर बताए थे। फिर भी स्वाध्याय के अंतर्गत यह कृति पूछी है तो इसके उत्तर आप दोबारा सुनिए। गोपाल प्रसाद कैसी बहू चाहते थे? पहला उत्तर, ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। दूसरा उत्तर, खूबसूरत भी हो। तीसरा उत्तर, सिलाई करना जानती हो। और चौथा उत्तर, चश्मा न पहनती हो। ये 4 उत्तर। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं। गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, कैसी हो? खूबसूरत होनी चाहिए, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, सिलाई आनी चाहिए और चश्मा न पहनती हो। इस प्रकार की बहू गोपाल प्रसाद चाहते थे। हो गए उत्तर। यह 2 अंक की दृष्टि से यह कृति आपको परीक्षा की दृष्टि से पूछी जा सकती है, तो इसके बहुत ही आसान से उत्तर है। चलते हैं आगे की कृति की तरफ। सूचनानुसार लिखिए। कृदंत 4 क्रिया से संबंधित यह शब्द दिए हैं और हमें क्रिया से शब्द बनाना है। जब हम शब्दों से शब्द बनाते हैं उसे तद्धित कहते हैं और जब क्रिया से शब्द बनाते हैं उसे कृदंत कहते हैं। बहुत ही सीधी सादी परिभाषा है। पिछले साल इसका सारा स्पष्टीकरण हो चुका है। इसकी ज्यादा गहराई तक किसी भी व्याकरण के हम इस साल ज्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे। सिर्फ रिवीजन के तौर पर हम उस पर एक नजर मारने वाले हैं। सारा व्याकरण बारीकी के साथ, सूक्ष्मता के साथ पिछले साल हो चुका है। आप भी YouTube पर ये व्याकरण को आप खोज सकते हैं और बारीकी से व्याकरण से संबंधित वीडियो देख सकते हैं और व्याकरण अच्छी तरह से और भी समझ कर लेने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। तो कृदंत बनाइए, मतलब क्रिया दी है और क्रिया से संबंधित शब्द बनाना है। तद्धित में क्या पूछा जा सकता है? एक शब्द दिया जाता है और शब्दों से शब्द बनाया जाता है। जैसे नगर, यह शब्द है, उससे तद्धित शब्द क्या बनेगा? नागरिक। इस प्रकार शिक्षा शब्द है, उससे तद्धित शब्द क्या बनेगा? शैक्षणिक। इस प्रकार संस्कृति से सांस्कृतिक, आध्यात्म से आध्यात्मिक, शब्दों से शब्द बनाना तद्धित, लेकिन क्रिया से शब्द बनाना कृदंत। यह क्रिया शब्द दिया है, पढ़ना, सीना, समझा, समझना, चाहना क्रिया है और क्रिया से हमें शब्द बनाना है। तो पहला क्रियावाचक शब्द है पढ़ना। इसका कृदंत शब्द बनता है पढ़ाकू। गला दूसरा उकार आया समझ में? पढ़ना से क्या हो जाएगा? पढ़ाकू, पढ़ाकू। आपको यहां लिखना है। दूसरा आगे शब्द है समझना। समझना का शब्द कृदंत शब्द हो जाएगा समझदार। यह लिखना है।
समझना का कृदंत शब्द हो जाएगा समझदार। आगे का शब्द है सीना। सीने का कृदंत शब्द हो जाएगा सीने वाला। सीने वाला कृदंत शब्द। और चाहना इस क्रिया का कृदंत शब्द बनेगा चाहत। यहां लिखना है। आया समझ में आपको? 4 शब्द। पढ़ना से पढ़ाकू, समझना से समझदार, सीना से सीने वाला और चाहना से चाहत। इतने लिखने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। शब्द संपदा के अंतर्गत कृति आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछी जा सकती है और शब्द संपदा के अंतर्गत आपको इसके उत्तर लिखने हैं। तो दूसरा है शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। यह तो बहुत ही सीधा साधा आसान कृति है। प्रश्न है शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। इसके सारे उत्तर इस एकांकी में भी आपको दिखाई देंगे, आपको वो खोजना होगा। तो मैं अभी आपको उत्तर बताने वाला हूं। पहला है पढ़े। किताब में लिखने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही आप शब्द बना सकते हैं। पढ़े डैश लिखे, पढ़े लिखे। उसके बाद सभा, सभा सोसाइटी। हमने एक वाक्य देखा था, गोपाल प्रसाद पेशे से वकील है, वे सभा सोसाइटी में जाते हैं। सभा डैश सोसाइटी। पेंटिंग, रामस्वरूप गोपाल प्रसाद जी ने सवाल पूछा था रामस्वरूप जी से, तुम आपको पेंटिंग वेंटिंग आती है क्या? तो पेंटिंग डैश वेंटिंग, पेंटिंग वेंटिंग। और आखिरी शब्द युग्म है सीधा। आधा दिया है, आधा आपको लिखना है। सीधा सादा हो गया। इतना लिखने पर आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। चलते हैं आगे की कृति की तरफ। तो यह है सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना में निहित आधारहीनता और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। यह आपको 8-10 पंक्तियों में स्वमत अभिव्यक्ति के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा की दृष्टि में प्रश्न आ सकता है। नवनीत में भी इसका बारीकी से स्पष्टीकरण दिया है, आप वो बारीकी से स्पष्टीकरण पढ़िए, लेकिन लिखते समय अपने शब्दों में लिखिए। जैसे के तैसे ही ऐसे वाक्य मत लिखिएगा, क्योंकि ऐसा लिखने पर आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। आधा या अंक आपको आपका काट दिया जाएगा। इसलिए एक मार्गदर्शन के लिए वह नवनीत आप देख सकते हैं, लेकिन विचार व्यक्त करते समय, लिखते समय स्वमत अभिव्यक्ति, उसे नाम ही दिया है स्वमत। स्व मतलब स्वयं, स्वतः का मत, स्वयं का अभिप्राय, स्वयं की राय आपको लिखनी है। तो उसमें थोड़ा सा बदल करके आपको लिखना है। उसके बारे में मैं ज्यादा स्पष्टीकरण आप देने वाला नहीं हूं। तो अंधविश्वास का अर्थ आहे मराठीमध्ये आपण ज्याला अंधश्रद्धा अशा प्रकारे म्हणतो। तो निहित मतलब होने वाली, आधारहीनता मतलब उससे कोई आधार नहीं होता अंधविश्वास को, और अवैज्ञानिकता, उसमें वैज्ञानिक कारण भी नहीं होता। हमें मालूम है जोर जोर से छींकने पर भी लोग कहते हैं कि कोई अपशकुन होने वाला है, या जब आप चलते हैं कोई काम करते समय बिल्ली ने रास्ता काटा तो ऐसा कहा जाता है अंधविश्वास की आपका काम नहीं हो जाएगा। ऐसे छोटे मोटे किस्से, छोटी मोटी घटना अंधविश्वास से संबंधित भरपूर है। और हमें क्या करना है, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, आपको इस अंधविश्वास से छुटकारा पाना होगा, इससे मुक्ति पानी होगी। इसका और किसी काम का कोई संबंध नहीं होता, यह केवल रूढ़ी परंपरा प्राचीन है, उसमें कोई अर्थ नहीं है। तो ठीक है, यह भी आपको वर्ग पाठ की वही में लिखना है। चलते हैं आगे की कृति की तरफ। भाषा बिंदु व्याकरण से संबंधित कृति है। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयवों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए। इस प्रकार की कृति पूछी है। अवयव 4 होते हैं, मालूम है, पिछले साल इसका स्पष्टीकरण हो चुका है। पहला अवयव क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा अवयव समुच्चय बोधक अवयव, तीसरा अवयव संबंध सूचक अवयव और चौथा अवयव विस्मयादि बोधक अवयव।
तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, 7-8 वाक्य दिए हैं। आपको आगे जहाँ डैश डैश लिखा है अव्यय का भेद वहां लिखना है। तो पहला वाक्य मैं पढ़ता हूं और उत्तर भी आपको बताता हूं। तो पहला वाक्य क्या है, देखो, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। आप आंख मूंद कर इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि यह अव्यय की ट्रिक भी मैंने पिछले साल सारी बताई थी। के सामने, अव्यय के पहले की या के आता है, के सामने, और उस की या के आगे जो शब्द या अव्यय होता है उसे आप आत्मविश्वास के साथ उसका उत्तर दे सकते हैं, वह संबंध सूचक अव्यय है। तो के सामने यह क्या है, संबंध सूचक अव्यय। दूसरा वाक्य, वह उठा और घर चला गया। वह उठा और घर चला गया। तो यहां और यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अव्यय भेद इसमें क्या लिखने का पड़ेगा आपको उत्तर के तौर पर, समुच्चय बोधक अव्यय। वह क्या करता है, दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यह इसने क्या किया है, दो वाक्य जोड़े। वह उठा, एक वाक्य हो गया, घर चला गया, दूसरा वाक्य हो गया, और यह अव्यय ने ये दोनों वाक्य आपस में जोड़े हैं, इकट्ठा किए हैं, एकत्रित किए हैं, बांधे हैं। इसलिए जो अव्यय दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कभी कभी आपकी यहाँ जम्बलिंग होती है, देखो, और कभी कभी होता है एक ही मात्रा, तो वह संबंध सूचक अव्यय होता है, और दो मात्रा होने पर वह समुच्चय बोधक अव्यय होता है। यह भी एक बाई छोटी सी बात आपको ध्यान में लेनी होगी। तीसरा वाक्य, अरे गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है। तो अरे, यह पहला जो अव्यय है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। आश्चर्य व्यक्ति क्या है, जो अव्यय आश्चर्य, शोक, घृणा, तिरस्कार, आनंद व्यक्त करता है, इन भावों की अभिव्यक्ति करता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो अरे, यह क्या है, अरे लिखना है, डैश विस्मयादि बोधक अव्यय। आगे, वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। इसमें आगे यह क्रिया विशेषण अव्यय है, बढ़ने लगा यह क्रिया है। उस क्रिया से संबंधित ज्यादा जानकारी किस शब्द ने दिया, आगे बढ़ने लगा, लेकिन कहां बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, इसलिए आगे यह क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। आगे, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तो धीरे धीरे कौन सा भी क्रिया विशेषण का अव्यय की परिभाषा बताते समय या उदाहरण देते समय यही उदाहरण रहता है, क्योंकि वह समझने वो बहुत आसान होता है। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, समझने में बहुत आसान उदाहरण होता है। तो धीरे धीरे यह क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। अगला वाक्य, मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। इसमें दो अव्यय है, मुझे लगा कि, को रस्व वेलांटी है, तो रस्व होने पर उसे समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। और आज यह क्रिया विशेषण अव्यय है, कि समुच्चय बोधक अव्यय है और आज क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे का वाक्य, वाह वाह, खूब सोचा आपने, जो वाक्य के प्रारंभ में आया है वह अव्यय है, वाह वाह। उसके आगे विस्मय सूचक चिन्ह है, तो इसका उत्तर है वाह वाह डैश विस्मयादि बोधक अव्यय। और अंतिम वाक्य, चाची मां के पास चली गई। के पास, के पास आगे की या के आता है, मैंने पहले वाक्य में इसका स्पष्टीकरण किया। तो पास यह क्या है, संबंध सूचक अव्यय। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। चलते हैं आगे की कृति की तरफ। पाठ में प्रयुक्त अव्यय छाटिए, उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। तो यहां आपको क्रिया विशेषण अव्यय लिखना है, उससे वाक्य बनाने हैं। मैं आपको क्रिया विशेषण अव्यय बताता हूं, उसके जो वाक्य है आप वही में लिखिए। क्रिया विशेषण के दो उदाहरण, धीरे धीरे, आजकल, बहुत, कौन से भी दो उदाहरण लिख सकते हैं आपको, उसके वाक्य आप घर पर बनाइए। दूसरा अव्यय संबंध सूचक अव्यय,
के साथ, के पास, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के द्वारा। मैंने जो अव्यय अभी बताए उसमें से कौन से भी दो आप लिख सकते हैं। आगे समुच्चय बोधक अव्यय। की, ह्रस्व विरांटी, पहली विरांटी, की, और, इसलिए, किंतु, बल्कि, कौन से भी दो उदाहरण आप लिख सकते हो। और अंतिम चौथा अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय। ओह, अरे रे, वाह, शाबाश, छी, कौन से भी दो उदाहरण आप लिख सकते हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। चलते हैं आगे की कृति की तरफ। नीचे आकृति में दिए हुए अवयवों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यह सारे अव्यय दिए हैं, मैं अव्यय के भेद आपको बताता हूं, उसका प्रयोग आपको वही में लिखना है। पहला जो यह शब्द है काश, विस्मय यादि बोधक अव्यय है। दूसरा है बाद, संबंध सूचक अव्यय है। तीसरा है बल्कि, समुच्चय बोधक अव्यय है। यदि तो, समुच्चय बोधक अव्यय है। वाह, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। के अलावा यह जो अव्यय है संबंध सूचक अव्यय है। के लिए संबंध सूचक अव्यय है, क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय है। यहां देखिए दाईं तरफ हाय, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। प्रायः क्रिया विशेषण अव्यय है और समुच्चय बोधक अव्यय है। के पास संबंध सूचक अव्यय है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। की तरफ संबंध सूचक अव्यय है। कारण क्रिया विशेषण अव्यय है। अच्छा, विस्मय आदि बोधक अव्यय है और नहीं तो समुच्चय बोधक अव्यय है। तो आज की इस तासिका में हमने रीढ़ की हड्डी इस पाठ के अंतर्गत जो स्वाध्यायता है और जो व्याकरण है इस पर चर्चा की है। आप समझने की कोशिश कीजिए और अंतिम एक छोटा सा उपयोजित लेखन करके यहाँ रह गया है। अपने परिसर में विद्यार्थियों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन करने हेतु तो आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यह जो प्रश्न है आपको निबंध की वही में लिखना है और उसके लिए अंक भी आपको मिलने वाले हैं। तो उसका विज्ञापन आपको खुद तैयार करना है। नवनीत की सहायता आप ले सकते हैं उसका मार्गदर्शन के लिए। वह विज्ञापन कैसे बनाया है योग साधना शिविर का, वह आप पढ़ सकते हैं। सूक्ष्मता से उसकी पढ़ाई कीजिए और बाद में खुद इसका विज्ञापन बनाने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, आज की तासिका में बस इतना ही। आगे मिलते हैं अगले पाठ को लेकर जिसका नाम है ठेस और 10वां पाठ है। तो ठीक है, धन्यवाद।